आज हम प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले की क्लास में मैंने प्रतिरोध के बारे में बताया था कि प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओके, तो प्रतिरोध किसका होता है? किसी चालक का प्रतिरोध होता है। जैसे ये चालक है, इस चालक का प्रतिरोध, जब इस चालक को हम बैटरी से कनेक्टेड करते हैं, चालक तार के ज़रिए से, कनेक्टिंग वायर के ज़रिए से, तो हम पढ़ चुके हैं कि चालक का यह सिरा धन की तरह व्यवहार करता है, यह ऋण सिरे की तरह व्यवहार करता है। इसके ये धारा प्रवाहित होने के कारण, यानी यहाँ पर V वोल्ट का जब बैटरी लगाया जाता है, यानी इसके सिरों के बीच में V विभवांतर आरोपित किया जाता है तो धारा प्रवाहित होता है। तब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यह कब होता है? जब यहाँ पर इस चालक में विद्युत क्षेत्र इधर इस दिशा में उत्पन्न होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो विद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो इस प्रकार विद्युत धारा की दिशा जो रहती है वो इस तरह रहती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो किसी चालक की प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की लंबाई और उसके पदार्थ की प्रकृति और चालक के ताप पर निर्भर करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, उसी पर ही आधारित है ये। ओके, और हम इसके पहले देखे हैं कि चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो चालक का हम प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, तो क्षेत्रफल कैपिटल A से है तो R इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल A। जब हम इस समीकरण 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हमको क्या मिलेगा वो देखते हैं। चलिए, जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमको मिल जाता है LR डायरेक्ट प्रोपोर्शनल A अपॉन A। ठीक है, तो इस प्रकार R L के समानुपाती और A के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर इस चिन्ह को हटाने के लिए हम एक नियतांक लेते हैं और उसको रो से दर्शाते हैं, और इस प्रकार R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A यह हमको मिलता है। यहाँ से हम रो निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, रो इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि R इंटू A अपॉन L, ये हमको मिलता है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। रो यहाँ पर एक अनुपातिक नियतांक होता है जिसे कि चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मान चालक की तो इस प्रकार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करने के लिए हम यहाँ पर इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस परिभाषा को लिखने के पहले यदि हम यहाँ पर L इक्वल्स टू 1 ले लें और A की वैल्यू भी 1 ले लें, 1 इकाई के रूप में चाहे किसी भी सिस्टम में हो हम 1 ले लें, तो यह इक्वेशन क्या हो जाएगा आप देखिए। रो इक्वल्स टू, इक्वेशन 3 से रो इक्वल्स टू, जब A की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 1, तो रो इक्वल्स टू R मिल गया। तो इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई में के और एकांक अनुप्रस्थ परिक्षेत्र वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, किसी पदार्थ यानी किसी चालक के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिक्षेत्र वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कही जाती है। ओके, अब आगे दूसरा रूप में हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसको देखते हैं कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के उस घन के प्रतिरोध के बराबर
होती है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई एकांक है। ओके, तो हम इक्वेशन 3 से, ये है इक्वेशन 3 से हम फिलहाल फाइनली ये बता सकते हैं कि उसी को ही मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कि रो की वैल्यू हमको रो इक्वल्स टू R इंटू A/L मिलता है। यही जो है पदार्थ की यानी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। ओके, तो मैं फिर बता, हम विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं। हम प्रतिरोध का फॉर्मूला ये निकाले थे, कैपिटल R इक्वल्स टू रो इंटू L/A। ठीक है, अब यहीं से हम विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला भी निकाले थे, लेकिन हमको पता है इस कैपिटल R की वैल्यू हम ओम के नियम से निकाले थे। ओम के नियम के निगमन में हम R का वैल्यू निकाले थे, वो था R इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू L अपॉन NE² टाउ इंटू A निकाले थे। यहाँ पर ये स्मॉल m अपॉन स्मॉल NE² टाउ, यह जो है वह विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है अगर यहाँ से देखें तो। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं और इसी फॉर्मूले के ज़रिए से हम विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को हम देखेंगे। यहाँ पर M और E नियतांक होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान रो, N और टाउ पर निर्भर करता है। क्लियर? तो चालक पहला है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n के। यहाँ फार्मूले में हम देखें हैं ये n और रो का रिलेशन ये, तो इससे ये सिद्ध होता है कि जिस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हम किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे देखते हैं, डिटेल में हम पिछले क्लासेस में देख चुके हैं कि उस चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में होती है, मैंने अभी आपको बताया था, चांदी में होती है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये बताया कि जिस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यह अधिक है तो ये कम। चलिए अब हम विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इक्वेशन 3 का यूज़ करेंगे, रो इक्वल्स टू R इंटू कैपिटल A अपॉन L। हम यहाँ पर फिर रो का मात्रक निकालने के लिए हम R का मात्रक लिखेंगे और A का मात्रक लिखेंगे। ओके, और फिर L का मात्रक लिखेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार हमको रो का मात्रक मिल जाएगा। R का मात्रक ऐसा ही पद्धति में हम इसको अगर निकालें तो R का मात्रक ओम होता है, यह हमको पता है। A का मात्रक A क्षेत्रफल है तो यह मीटर स्क्वायर के रूप में निकल जाएगा, और L का मात्रक यह लंबाई है चालक की तो यह भी मीटर के रूप में निकल जाएगी। तो इस प्रकार ओम, मीटर यह हमको मिल जाएगा। तो इसको हम ओम, मीटर इस प्रकार से इस संकेत से लिख सकते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम, मीटर होता है। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर के मार्क्स में भी पूछ देते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ओके, इसका विमी सूत्र भी निकाल सकते हो। आप इसका विमी सूत्र निकाल कर मुझे बताइएगा।